हेलो नाइन क्लास, गुड मॉर्निंग। हमने आज से आप लोगों के लिए साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। हम चैप्टर के हिसाब से आप लोगों को साइंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो कराते जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है इसकी। एक सेपरेट कॉपी बनानी है जिसके ऊपर आपने लिखना है कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हैं। इसमें से एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन दिखेंगे क्योंकि ये सीबीएसई वालों की तरफ से ही ऑफर्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के नाम बताइए। तो ये चैप्टर 1 है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं आप बच्चों को पता है। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठोस या द्रव में किसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व मतलब कि वो कितनी जगह घेरता है। तो ठोस का घनत्व द्रव की तुलना में अधिक होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि जो ठोस चीजें होती है ना, जो वस्तु जो ठोस होती है, जिसकी अपनी आकृति होती है, अपना आकार होता है, अपनी अपना भार होता है, उसका क्या होता है, वो द्रव, वो उसका घनत्व अलग होता है। ठोस में जो अणु होते हैं आपको पता है उनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, एक दूसरे से बंधे होते हैं। उनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे मान लो ये वस्तु ठोस है, इसके कण एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। अब ये वस्तु द्रव है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और अगर मैं यहीं पर गैस की बात करूं तो ये तो बहुत दूर दूर होंगे, है ना। और इनके द्रव्यमान एक निश्चित आयतन होता है, द्रव्यमान पैक कर। तीसरी की बात करूं तो बर्फ क्या है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.5 केल्विन। नेक्स्ट की बात करें तो एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन इकाई में यह तापमान कितना है। तो एल्कोहल का क्वथनांक केल्विन इकाई 351 है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए तापमान को 273 जोड़ा जाता है। जो भी तापमान होगा, जैसे मान लो 0 है और उसमें क्या कर दे, 273.15 केल्विन को जोड़ दें, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 273। अब तापमान आपको कुछ भी दे दे, आपने क्या करना है उसके अंदर केल्विन के तापमान को जोड़ना है। गैस का दाब क्यों डालती है। तो गैस के अणु लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। देखो एक अणु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये सारे क्या करते हैं, गतिशील चलते रहते हैं, इसलिए दबाव बनाते हैं। गैसों को कैसे द्रवित किया जा सकता है। तो गैसों का उच्च दाब होता है और लागू करके तापमान ठंडा करके उसे द्रवित किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, आई थिंक सो इंग्लिश में। क्या करा जाता है, जैसे मान लो गैस, एक पानी भाप बन के उड़ रहा है, आप उस पे पानी गर्म हुआ, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी देर प्लेट रख दो, तो क्या होगा, दोबारा वो द्रव में बदल जाएगा। जब नमक को पानी में घोला जाता है तो नमक के कण कहाँ चले जाते हैं। नमक के कण पानी के अणुओं के बीच, जैसे मान लो ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है। अब जो इनके बीच में खाली स्थान है ना, इस जगह पे नमक अपना स्पेस बना लेता है। क्या कर लेता है, नमक अपनी जगह बना लेता है। तापमान को भौतिक अवस्था में बदलिए। 25, 470, 25। तो तापमान द्रव अवस्था में होता है क्योंकि इसके गलनांक और क्वथनांक के बीच 470 इस तापमान का गैसीय भाप में होता है। इन सबको चेंज कराएंगे, इस क्वेश्चन को पेंडिंग छोड़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी ठोस द्रव को द्रवित करने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है, ठोस को द्रवित करने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि कणों के बीच का आकर्षण बल तोड़ा जा सके। जैसे मान लो ये कोई ठोस चीज है, अब इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इसके कणों का जो भी अट्रैक्शन होगा, जो भी आकर्षण होगा, वो क्या होगा, टूट जाए और वे अधिक स्वतंत्र रूप से गति कर सकेंगे। और ये ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान को बढ़ाए बिना क्या हो जाती है, अवशोषित की जाती है। इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए भी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कंडेंसेशन एंड कन्वेक्शन पे डिपेंड होता है ये। इवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ लिक्विड टर्निंग इनटू गैस, लिक्विड को किस में बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं। फिर बाय द टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड्स, टेम्परेचर जो है वो लार्जर सरफेस एरिया पे इंक्रीज होता रहता है। टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है वो लिक्विड मॉलिक्यूल को हायर काइनेटिक एनर्जी पे गेन करता है और बीच में क्या करता है, सरफेस एरिया पे स्केप बनाता है और इवेपोरेशन स्पेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है।
इवेपोरेशन सरफेस लेवल जो होता है वो कभी दिखता नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया जो है वो जो स्प्रेडिंग ऑन क्लॉथ्स पे दिखता है, तो कपड़े क्या होते हैं जल्दी सूख जाते हैं। बात करें ह्यूमिडिटी पे, तो जब बहुत ज्यादा नमी होती है तो वाटर वेपोर इन द एयर के अंदर बढ़ जाता है, हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, इसलिए मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा उसके अंदर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। सबसे पहले तो स्वेट ऑब्जर्वेशन, जो पसीना आता है उसको रोकने के लिए काम आता है, ये रेगुलेट होता रहता है, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहता है। कूलिंग इफेक्ट, एवेपोरेट होता रहता है तो लेटेंट हीट जो होती है वो वेपोराइज होती रहती है, और कूलिंग सेंसेशन कॉटन के कपड़ों में बना रहता है। ब्रीथेबिलिटी, कॉटन फैब्रिक जो होता है वो एयर को आर पार जाने देता है, जिस वजह से कॉटन के कपड़ों में गर्मी नहीं लगती। नेक्स्ट की बात करें तो व्हाई डू वी फील कोल्ड, कीप एक्टोन एंड आइदर ऑन योर पाम। अगर हम थिनर वगैरह को अपने हाथ पे लेते हैं तो वो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट में चेंज होता है, सब्सटेंट नीड ऑफ एनर्जी, लेटेंट हीट वेपोराइज हो जाती है। फ्रॉम द palm, place the palm act on their observe their required heat energy directly from skin। जो भी हमारी हीट एनर्जी होती है स्किन के अंदर उसको डायरेक्टली अब्जॉर्व कर लेता है। कूलिंग सेंसेशन, palm लूज हीट टू evaporating लिक्विड, द सराउंडिंग एरिया ऑफ स्किन फील्ड क्या करती है, कोल्ड फील करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मैटर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। स्पेस होता है तो जो भी अदर सब्सटेंस होते हैं वो अपना स्पेस बना लेते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। थ्री करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले है इंटरमोलिक्यूल स्पेस। एग्जाम्पल शुगर डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस होता है तो वहां पे जाके घुल जाते हैं। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं रेंडमली। एग्जाम्पल सॉरी, स्मेल ऑफ इंसेंस फूड फ्रॉम किचन स्प्रेड थ्रू आउट द हाउस ड्यू टू डिफ्यूजन पार्टिकल थ्रू द एयर। ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द केमिकल रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम। जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो रूम ड्यू टू द डिफ्यूजन की वजह से फैलती है, स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस है, जो भी इवेपोरेशन वोलाइटल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड परफ्यूम वो गैस पार्टिकल्स के उनके अंदर गैस पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स वाई पूरी रूम में क्या होती है, फैल जाती है। नेक्स्ट की बात करें, वाटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर कैप्ड। तो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कंटेनर के ऊपर हमेशा क्या करते हैं, फोर्स डालते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वाई कंटेनर पे हमेशा क्या रहता है, प्रेशर बना जाता है। मेंटेनिंग रिज स्ट्रक्चर तो होता ही है, फ्लूडिटी, जो भी चीज बहने वाली है या हवा वाली है उसको आपको कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर देना पड़ता है जिसके अंदर वो चीज क्या कर सके, रह सके। तो ये था हमारा 9th क्लास का एक छोटा सा आप लोगों के लिए प्रयास जो हमने आज से शुरू किया है। आप इस चीज को अपनी कॉपी में जरूर कॉपी करें, ताकि एग्जाम टाइम में इन सब चीजों को उठाएं और रिवीजन करें, बस सफिशिएंट है। और अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी साइंस की क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस पढ़ाते हैं, ठीक है जी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9354672799 पर। थैंक यू।